हेलो गाइज, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षण अधिगम। जो आप देखेंगे, जो ये आपकी वीडियो है दोस्तों, यह वीडियो एक 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला में लेकर आपको ले आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बाद दोस्तों कम से कम 100 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। प्रश्न तो आपको मिलेंगे 25, लेकिन क्वेश्चनों का आधार होगा 100 का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अभिषेक एकेडमी के इस नए परिवार से आप भी जुड़ जाइए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, बच्चों में जो सीखने की शक्ति जन्मजात होती है, ऐसा प्रावधान जो है वह बीएफ स्कैनर, ठीक ना, और इसके बाद चामस्की, अल्बर्ट बंडूरा और ईसी टालमेन, ये सभी चारों क्या हैं दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन जो बीएफ स्कैनर साहब हैं, वे कहते थे कि बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी टेट और यूपी टेट दोनों में एक एक बार प्रश्न बना है दोस्तों, कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो बीएफ स्कैनर साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है। इंगित का मतलब इशारा, संकेत। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, संकेत। सूर्य है, वह एक बच्चा है जो कि अनुभव करता है कि सूर्य उसके साथ चल रहा है, मुड़ने पर मुड़ रहा है और बात सुनता है। बच्चे की बात को, सब चीज़ को सूर्य सुन रहा है। तो बच्चा किस चीज़ की ओर अपनी चीज़ को अंकित कर रहा है, संकेत कर रहा है। और ये बात याद रखिएगा, जो पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थिर। आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं कही जाती है जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन जैसी कलाएं जिसमें अपचयन, पाचन, श्वसन सभी क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। लेकिन ये बालक है, वह सूर्य को सजीव मान रहा है। वह सोच रहा है कि बालक सोच रहा है कि सूर्य हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ मुड़ रहा है, बैठ रहा है, सब सजीव चिंतन कर रहा है। वह कैसा चिंतन कर रहा है बालक, वह जो कर रहा है वह लाइव थिंकिंग कर रहा है, सजीव चिंतन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल प्रश्न को मन से पढ़ेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। तो ये जो डार्विन साहब की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैंने इसको समेटा हुआ है। आगे देखते हैं, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, मानकीकृत जो परीक्षण होता है, परीक्षण का मतलब होता है शोध। क्या होता है प्यारे, परीक्षण का मतलब होता है शोध। और मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी मानक को मान लिया जाता है और उसे नापा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र मैंने ले लिया और पात्र में मैंने बहुत दूध ले लिया और दूध को नापने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया और लीटर को मैंने मानक मान लिया। तो इस लीटर से इस दूध को हम नापेंगे, तो इसी को हम मानक मान लेते हैं, ठीक ना। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विश्वसनीयता। जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह विश्वसनीय होता है, वैध होता है और मानक होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे, सही हो जाएगा। मतलब मानकीकृत परीक्षण में तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा, विश्वसनीय होगा, वह मानक हो, उसका एक निश्चित मानक होगा और वो क्या होगा दोस्तों, वैध होगा। इसलिए ऑप्शन आपके तीनों सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो विकास होती है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको पेश किया है बालक के विकास के बारे में। तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहे थे कि बालक में जो विकास प्रक्रिया होती है वो सतत होती है। सतत का मतलब जो रुके ना, निरंतर चलते रहे। सतत का मतलब क्या होता है प्यारे, जो कभी रुके ना, निरंतर चलते रहे। धीमी प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम चलती रहे। तो किस मनोवैज्ञानिक ने यह बात कही थी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह सतत होती है, वह धीमी प्रक्रिया होती है, वह धीरे धीरे वह जिंदगी भर पूरे लाइफ सीखता रहता है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, अधिगम और वृद्धि,
व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व विकास। कब व्यक्ति का विकास होगा? जब वो अधिगम और वृद्धि दोनों करेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे देखिएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है। बालक जब माँ के पेट से जन्म लेता है तो जब पेट में होता है तो वह जो अवस्था होती है वह गर्भावस्था कहलाती है, जो कि 0 से लेकर 9 माह तक होती है, जिसको 270 दिन से 280 दिन भी माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि तनाव और क्रोध की अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था में आ जाता है, फिर वह उत्तर बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था में, इस सब अवस्था को वह पूरी करते हुए एक अवस्था उसकी आती है जिसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। वह कौन सी अवस्था है प्यारे? तो वह जो है किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष मानी गई है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। 12 से 18 वर्ष तनाव और क्रोध की अवस्था यही कही जाती है दोस्तों। आपको बता दें, तनाव व क्रोध की अवस्था 12 से 18 वर्ष है। इसमें बालक कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह तनाव में रहता है, वह क्रोध में रहता है, उसके अंदर क्रिमिनल जैसी भावना उत्पन्न होती है, कुछ बनने की उसके अंदर जिज्ञासा होती है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह कहीं भी पूछेगा ये सब चीज़ तो आप किशोरावस्था के साथ जाइएगा। और 12 से 18 वर्ष इसका जो आयु होता है, कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया। आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? बालक के विकास का परिणाम है, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया। जो बालक होता है उसको सीखने में उसकी वंश का मतलब पीढ़ी की जो चीज़ें होती हैं वो भी काम आती हैं, और इसके बाद वातावरण की जो उसके इन्वायरमेंट हैं वो भी काम आते हैं। तो बालक का विकास का परिणाम उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का ये उदाहरण है या रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। श्यामपट्ट पर कभी भी आप लिखें तो श्यामपट्ट पर लिखने में आपको अच्छी लिखावट तो बात सही है, लेखन में स्पष्टता तो सही है, बड़े अक्षरों में लिखना ये भी बात सही है, छोटे अक्षरों में तो बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहिए। लेकिन श्यामपट्ट पर लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी कुछ ज़्यादा ही करेक्ट आंसर है। इन तीनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता ऑप्शन नंबर बी की है। तीनों का मतलब वही है, अच्छा लिखावट मतलब लेखन में स्पष्टता रहेगी, तो दोनों चीज़ों को समाहित कर रहा है कौन? लेखन में स्पष्टता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जो संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष, ये पियाजे साहब ने पूरी 4 अवस्थाएं दी थी। उसमें उन्होंने एक अवस्था दी थी संवेदिक क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसे हम लोग कहते हैं संवेदिक क्रियात्मक अवस्था। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो बात गलत है दोस्तों, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, और सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी बात रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे प्यारे, आपको कह रहा है कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, मतलब जो जितना पढ़ेगा, जो जितना बुद्धिमान बनना चाहेगा, वो बुद्धिमान बनने की तरफ अग्रसित रहेगा, सीखना चाहेगा, अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, वो उतना अधिक क्या होगा? बुद्धिमान होगा, चाहे वह लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का मतलब होना किसी को कोई भी बातें बताना, किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ उपदेश देना, इसी को परामर्श कहते हैं। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, और बच्चों को समायोजन में सहायता करना, और उपयुक्त सभी। तो जो आप देखेंगे कि परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना ये भी होगा, बच्चों की कमियों को कारण का पता लगाना ये भी होगा। भाई कमियों का आप पता लगाएंगे तभी तो परामर्श करेंगे उसको, बच्चों को समायोजन में सहायता प्राप्त करेंगे, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। आगे देखते हैं,
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम रास्ता क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, उपदेश देना होगा। तो बच्चों में नैतिकता का मुख्य विकास क्या होता है? तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा नैतिकता बढ़ाने का उपाय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा में फ्रोवेल महत्वपूर्ण योगदान था। यह किसका विकास करते हैं? तो एक फ्रोवेल मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चों को सीखने अधिगम की एक प्रक्रिया का उदाहरण दिए थे और अधिगम में सहायता के लिए एक उन्होंने अपनी तरह से एक प्रकार की योजना बनाई थी। और वो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था क्योंकि उन्होंने एक पद्धति बताई थी। उस पद्धति का नाम क्या है दोस्तों? किंडरगार्टन। ये जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, इसमें होता क्या है दोस्तों? बच्चे को, छोटे बच्चे जो होते हैं वह खेल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना कुछ भी चीज़ें, यही फ्रोवेल की किंडरगार्टन विधि का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को खेल खेल में सिखा दिया जाए किसी भी चीज़ को। आगे देखते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, मतलब अपने पालन पोषण के लिए पैसे कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना सिखाना, बौद्धिकता का विकास करना। तो बता दूं दोस्तों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, जब चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो मिलेगा वो बच्चों को सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्रों में विकास करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि सभी क्षेत्र में, चाहे वह कला के क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र और इसके बाद मानसिक शारीरिक व्यायाम क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना ही शिक्षक का एक अहम उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा प्यारे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देखेंगे, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आप रखेंगे, आपको मिलेगा खोज और पोषण की विशिष्ट अनुक्रिया, स्थिरता और परिवर्तन की चुनौतियां और सीमाएं की। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप टैग वर्ड भी पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अनुक्रिया के परिणाम विकास के अधिगम मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2 में आपको बताए हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उसी आधार पर आपको ये कि क्या होगा प्यारे? सही होगा। आगे देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में, जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, सभी छोटे बच्चों को जिनकी वो उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, ऐसे बच्चों को आप कहीं भी कोई भी भारी कार्य में, फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। इनको अधिकार होता है शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाई गई थी, यही इसी में ये लगाया गया, या किस वर्ष चलाया गया था? तो आपको बता दूं दोस्तों, जब सर्व शिक्षा अभियान की आप बात करिएगा तो आप इसमें देखिएगा, जो कभी भी छोटे बच्चों को कोई भी भारी काम पे, फैक्ट्री में नहीं लगाना है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो अवस्था है, सरकार ने इस अवस्था को निर्धारित कर दिया है कि इतने वर्ष के बच्चों को केवल टू केवल प्यारे क्या किया जाएगा? पढ़ने के लिए उत्प्रेरित विद्यालय भेजा जाएगा, जिन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। और ये जो स्थापना जो हुई थी वो 2001 में यह भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? 2001 में, इस बात को याद रखिएगा। 1993 में भी इसके पहल की गई थी, याद रखिएगा, लेकिन इस समय ये लागू नहीं हो पाया। 2001 में यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम था और जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट इनकी थी, और उसमें 6 वर्ष से 14 साल के बच्चे को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी कि शिक्षा जो कि क्या कर दी जाएगी दोस्तों? अनिवार्य रूप से दी जाएगी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। 2001 से 2 में यह कार्यक्रम चलाया गया था, तो 2001 ही इसको माना जाता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, स्तरीय गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कितने वर्ष में निकाला गया? तो आपको बता दें दोस्तों, 1998 में। ये कब किया गया था? पाठ्यचर्या के रूपरेखा तैयार की गई थी कि कैसे बच्चों को, जैसे कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले पाठ्यचर्या बनाया जाए, कितने एक कक्षा 1 में पढ़ने वाले बालक हैं, 2 में हैं, 3 में हैं, तो इससे पहले इनकी पाठ्यचर्या तैयार किया जाए, पाठ्यक्रम सिलेबस इनका तैयार किया जाए। तो 1998 में यह परिषद द्वारा निकाला गया था।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो शिक्षक की प्रभावकारिता पर कौन सा प्रभाव निर्भर करता है, तो आप देखेंगे विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ और शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। तो जो आप देखेंगे वह शिक्षक को विषय की समझ, जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, अगर जितना अधिक कोई शिक्षक किसी विषय के बारे में निपुण है, अच्छा से अच्छा उससे संबंध रखता है, वह उतना अच्छा से अच्छा बच्चे को परोस सकेगा, पढ़ा सकेगा और बच्चा उसको जल्दी से जल्दी लर्निंग कर लेगा, पढ़ लेगा, सीख लेगा। अधिगम में आपके उस बच्चे के अधिगम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। मतलब शिक्षक को विषय की समझ जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही वह उस पर पकड़ रखेगा। आगे देखिएगा, शिक्षक जो है वह निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो शिक्षक होता है वह सहायता सामग्री, जैसे कि सहायता सामग्री का मतलब होता है प्यारे, जैसे टेलीविज़न, डिजिटल बोर्ड, चित्र के माध्यम से बच्चा को जब कोई भी टीचर सिखाता है तो बच्चा बहुत तेज़ी से, आसानी से कोई चीज़ को सीख जाता है। आगे देखिएगा, ये आपके विचार पे एक प्रश्न बना है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता, जिसे अभिभावक बोलते हैं, आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे कोई बालक है, उसके मम्मी पापा को अगर आप विद्यालय बुला रहे हैं और उसके माता पिता अगर उसके अभिभावक विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। माता पिता को लिखना चाहिए, मतलब पत्र लिखेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, जब बुलाने पर आ ही नहीं रहे हैं तो पत्र लिखने से क्या फ़ायदा होगा। जाकर उनसे मिलेंगे, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। भाई देखो, उसमें बच्चे की क्या गलती है और बच्चे को भी कभी दंडित नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा। वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए, कभी भी आप अनदेखा नहीं करेंगे। तो आप करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी, आप स्वयं उनके माता पिता से जाकर मिलेंगे और उनके जो बच्चे की कमियाँ हैं उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक ना। आगे देखेंगे, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। किसी पठन सामग्री को एक रूप में, मतलब कि कोई पठन सामग्री है और उसको एक साथ बैठ के पढ़ना किस रूप में जाना जाता है। आपको पता है, समूह में ग्रुपिंग, जो ग्रुप में बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो उसको समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छोटे बच्चों को काफ़ी जब उनकी छुट्टी होती है तो उससे बाद में ही उनको पढ़ाया जाता है, समूह में बोल बोल के पढ़ाया जाता है, तो वह समूहित पढ़ाई कही जाती है। आगे देखिएगा, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठ्यचर्या का मतलब ये होता है प्यारे, किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना। क्या क्या करना दोस्तों, उसके बारे में कुछ बताना। जैसे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए शेर का पाठ पढ़ा रहे हैं टीचर, तो शेर के बारे में बताएंगे तो बच्चे के अंदर रुचि आएगी और उसको पढ़ने के लिए और वो क्या होगा दोस्तों, उत्साहित होगा, ना कि हतोत्साहित होगा। तो इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, एक अत्यधिक विशेषज्ञता पूर्वक कार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा, विद्यार्थियों को देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जितना से जितना आप हंसी खुशी रखेंगे, आप उसको खेल से संपर्कित रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, उतना बच्चा तेज़ी से सीखने के प्रति अग्रसित होगा। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे की जानी चाहिए, एकांत में। एकांत में उसकी प्रशंसा करने से क्या फ़ायदा है। अगर आप और टीचर और इसके बाद स्टूडेंट के बीच ही कोई बात रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अलग से कोई मतलब नहीं है, लोगों के बीच और व्यक्तिगत रूप से। तो आपको बता दें दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच करनी चाहिए, जिससे लड़का को लगेगा कि उसका प्रशंसा हो रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो और वह तेज़ी से कुछ सीखने के प्रति अग्रसित होगा और जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ को सीखने के उसके अंदर वो कला आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, ठीक ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ जाइए आप अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से, बनिए नए परिवार का हिस्सा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।